टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है ना, ऑस्मोसिस क्या थी? हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। ठीक है, इसमें क्या होगा? मोर वाटर कंसंट्रेशन, सराउंडिंग सेल, ठीक है, रिजल्टिंग स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगा इसमें? स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? लेस वाटर कंसंट्रेशन, सराउंडिंग सेल, रिजल्टिंग श्रिंक। इसमें इक्वल वाटर कंसंट्रेशन, सराउंडिंग एंड इन सेल, एज वेल एज इनसाइड सेल। इसमें नो इफेक्ट, न स्वेलअप होगा और ना ही श्रिंक करेगा। ठीक है, ये तीन तरह की प्रोसेस होती हैं ऑस्मोसिस के अंदर, और इन सभी प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ये ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आपने प्रैक्टिकल यूज में इसका क्या है, सब्जियां होती है ना, उनको अगर नमक लगा के रख दो तो ख़राब नहीं होती। अचार के अंदर शुगर सिरप डाल देते हैं या नमक डाल दो तो वो ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसी चीज़ें? क्यों प्रिजर्वेटिव होता? कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है वो। हैं? बैक्टीरिया क्यों ग्रो नहीं होते हैं? ये प्रोसेस होती है, लेकिन कौन सी प्रोसेस होगी इनमें से? जब हम सॉल्टी वाटर होगा या शुगर वाटर होगा, समझ रहे हो, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उसमें वाटर की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उस फूड आइटम में जिसमें हमने सॉल्ट मिलाया है। अब सोचो बैक्टीरिया अटैक कर दे उसे, ठीक है ना, तो क्या होगा? पानी तो है नहीं उसके अंदर, श्रिंक कर जाएगा वो। ठीक है, और ख़त्म, श्रिंक करके क्या हो जाएगा? वो ख़त्म। मतलब बैक्टीरिया पनपता ही पानी की ज़रूरत में है। अगर वाटर नहीं है, बैक्टीरिया खत्म। तो वाटर को खींचने के लिए क्या मिलाया जाता है? सॉल्ट। या और देखो सब्जी में भी इसीलिए मिलाते हैं। सब्जियों के अंदर से पानी जो होता है क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है सॉल्ट मिलाने से। ठीक है ना, जिससे क्या करेंगे वो फिर श्रिंक कर जाएंगे। सेल्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे, बैक्टीरिया ख़राब नहीं कर पाएंगे उसको, फिर तो वो पानी ख़त्म हो गया, निकल गया पानी उसके अंदर से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? प्रिजर्व करने के लिए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी यही है। और देखो अगर हम सॉल्टी वाटर पी लें, नमक वाला पानी पी लें और ज़्यादा पी लें, थोड़ा सा ज़्यादा, उल्टी आ जाएंगी आपको। क्यों?
है, वाई वी फीलिंग वॉमिटिंग when we take more amount of salty water, when the ना no role of bacteria, बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है इसमें, यही प्रोसेस के रोल है। जब सॉल्टी वाटर हमारे स्टमक के अंदर जाएगा तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, लेकिन सेल के अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है। सराउंडिंग जो सेल है ना, स्टमक के सराउंडिंग में भी तो सेल होंगे, वहाँ पानी क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर क्या करेगा, सेल क्या करेंगे, वाटर लूज कर देंगे, छोड़ देंगे वाटर। जब वाटर छोड़ देंगे तो पानी कहाँ जाएगा, छूटा हुआ पानी स्टमक के अंदर ही आएगा ना। अब स्टमक में कितना पानी भरोगे, पहले ही इतना सारा भर रखा है, ऊपर से सेल भी उसको वाटर लूज कर रहे हैं, तो क्या होगी, एक्सेस वाटर इज लीव आउट इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, एक बात देखो, तुमने सॉल्टी वाटर पी लिया, हमारे स्टमक में कौन सा टाइप का सॉल्यूशन बन गया, हाइपरटोनिक, क्योंकि सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर में पानी की अमाउंट कम होती है, शुगर वाटर में पानी की अमाउंट कम होती है। ठीक है ना, और वो कहाँ जा रहा है, स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होते हैं, सेल होते हैं। सेल क्या करेंगे, उसमें हाइपरटोनिक में सेल क्या कर देंगे, वाटर गिव अप, श्रिंक हो जाएंगे सेल्स। पानी कहाँ जाएगा, श्रिंक करके स्टमक के अंदर ही भर जाएगा और भरता जाएगा। पहले यहाँ तक भरा हुआ था तो एक्सेस वाटर कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए वॉमिटिंग होती है। कपड़े धोते हैं ना साबुन के सॉल्यूशन में, हाथ कैसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन कौन सा है आपका, कौन सा माना जाएगा सॉफ्ट सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि सॉफ्ट मिल गया ना, तो कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो हमारे हैंड उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप्ड होंगे तो हैंड के जो सेल्स हैं वो क्या कर देंगे, वाटर लूज़ कर देंगे और वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आते हैं जहाँ पर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हम डेली लाइफ में कहीं न कहीं पर एक्टिविटी होती है हमारे साथ। ठीक है, ये था आपका ऑस्मोसिस। अच्छा, इस ऑस्मोसिस के बाद एक और प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक होता है डिफ्यूजन। अब क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होती है, लिक्विड कंटेंट के लिए, लिक्विड कंटेंट जैसे वाटर का अंदर जाना या वाटर का, लेकिन क्या हमारे सेल्स के अंदर सिर्फ वाटर और लिक्विड ही जाता है, कोई और चीज़ नहीं जाती? क्या हम ऑक्सीजन नहीं लेते, वो क्या वो सेल के अंदर नहीं जाती? क्या कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर नहीं आती? लेकिन ऑक्सीजन CO2 तो आपके लिक्विड है नहीं, लेकिन फिर भी मूव आउट होते हैं, सेल के अंदर भी जाते हैं, सेल के बाहर भी आते हैं। तो क्या वो ऑस्मोसिस होगी? नो। एक और प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम, कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन। क्या होती है दूसरी, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ द एनी मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल मैंने इसलिए बोल दिया कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, हाई जहाँ पे चीज़ है वहाँ से लो चीज़ की तरफ क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। समझ रहे? उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उस मूवमेंट ऑफ द वाटर होता था या लिक्विड होता था, इसमें मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है ना। ऑस्मोसिस में क्या होता था, SPM चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए चारों तरफ। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, नो SPM इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ। आप यहाँ पर एक वो वाली फ्रेगरेंस अगरबत्ती जला दो, इसकी स्मेल नीचे तक भी पहुँच जाएगी,
ये कौन सी प्रोसेस है? ये क्या ऑस्मोसिस है? कौन सी है ये? डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत, ये जो ऑस्मोसिस है ये लिक्विड मीडियम के लिए होती है, लाइक वाटर। और कौन सी? डिफ्यूजन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फॉर एनी मीडियम, टेक प्लेस फॉर एनी मीडियम। 3 डिफरेंस कम से कम याद होने चाहिए तुम्हें। किस किस के बीच में ना? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, शायद मैंने इसमें डाल रखे होंगे थोड़े थोड़े तो, ठीक है, लेकिन वो नोट्स टाइप में डाल रखे, नहीं तो एक ना मैं बुकलेट शेयर करूँगा। ठीक है, अब दो ऐसे बुकलेट देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, क्योंकि ये तो मैं हर चैप्टर के मैं दे ही रहा हूँ। मैं वो बुकलेट की PDF करा लेना आप, वो पिछले सिलेबस की बुकलेट है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ चैप्टर के अच्छे नोट्स दे रखे हैं, सब डिफरेंस भी दे रखा हुआ, जैसे ये दे रखी है, ये वाली कहाँ है? ये रही। अब मेरे पास कुछ पड़ी होगी तो मैं दे दूंगा मैं एक आध। अब जैसे यहाँ पर दे देखो, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सारे ये हो गया। न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हारे एज इट इज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे मैं इस बार मेरे पास रखी होंगी, मैं शायद एक आध दे दूंगा, ये 2-4 शायद हो सकता है पढ़ी हो, पर पुरानी जैसे भी हैं तो ठीक है। बाकी जो जो चैप्टर है ना उनकी PDF निकलवा लेना बस, जैसे इसकी PDF निकलवा लेना। ठीक है, वैसे तो मैंने 32 पेज की इसकी भी दे दी है, ये तो तुम्हारी नई बुक के हिसाब से होगी पूरी की पूरी। ठीक है, ये तुम्हारी पुरानी बुक के हिसाब से है। पुरानी में भी मतलब जैसे तो इनकी मैडम तो पुरानी के हिसाब से ही करा रही हैं पूरा सारा कुछ, तो वो तुम्हें ये काम आएगी तुम्हारी, इसके लिए बहुत अच्छी तरह काम आएगी भाई। ठीक है, तुम रखना चाहो रख लो ये, हैं तो मैं देखूंगा मैं कौन कौन सी पढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मिल गई ना, पढ़ी होगी 100%, 1-2 और पढ़ी होंगी, मैं देख के दे दूंगा। अब इसमें भरा पड़ा है ना सारा, अब पता नहीं नीचे दबी है किधर दबी है, वो देखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है ना 1 होगी, 2 होंगी, जितनी होंगी मैं दे दूंगा। 3 हो सकता है 5, 4, 5 भी मिल जाएँ अब देखो आगे, डिफ्यूजन समझ में आ गया आपके? ठीक है, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, डिफ्यूजन आ गया, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, सारा कुछ बता दिया। अब आगे टॉपिक पर आते हैं हम इसमें। सेल मेम्ब्रेन के बाद अच्छा एक और चीज़ होती है प्लांट के अंदर, एक चीज़ और होती है। एनिमल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट के अंदर क्या है कि जैसे ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका, इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है, ये रिजिड मेम्ब्रेन है ये वाली। इस वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ये सिर्फ प्लांट में ही होती है, क्या कहेंगे इसे? ये वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा, बाकी छोटा सा न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, इसके चारों तरफ ये वो होते हैं, क्या नाम है, गोल्जी अपरेटस वगैरह होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में होता है, और तुम्हारा ये कुछ इस तरह से होते हैं। मैंने डायग्राम दे दूंगा, नहीं तो इसमें तो बने हुए हैं, घर में मिल गई थी। देखो इसे कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर को सेल वॉल। ठीक है, क्या कहेंगे? अंदर वाली लेयर होती है उसे क्या कहेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन, जो सभी के अंदर होती है। मतलब प्लांट में भी, एनिमल्स में भी होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल क्या है? सेल वॉल क्या है? एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तुम बनाना चाहो ये खोल दो ये वाला, इसमें बहुत बढ़िया डायग्राम बना हुआ है इसमें, नहीं तो इसमें भी बना हुआ है, मुझे लग रहा है NCERT में ही बना हुआ है तुम्हारा। इसमें नहीं है मुझे लग रहा है, इसमें बना हुआ है। पहला डिफरेंस तो आपका सेल वॉल का, सेल वॉल प्रेजेंट इन, इसमें इनको बनाना, इसमें से बना लो बेटा।
ये देखो सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स में कुछ होती ही नहीं है। सब होता है, मैंने बनाया नहीं सब, मैंने कहा ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बनाया मैंने, ठीक है। वो तो आपको बनाना आना चाहिए, इसके अंदर से दे रखा है। ये समझ में आ गया। अब देखो आगे सेल वॉल के बाद हम, अच्छा इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे मज़े की बात देखो, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले ना, रियोलीव का इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं। नई वाली बुक नहीं, पुरानी वाली बुकलेट में डाल रखे हैं जी इसके। तो आपका सेल का चैप्टर तो आप इसमें से ही लर्न कर लोगे ना, तो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा, मैं सेल इसकी अगर नहीं मिली ना तो इसकी मैं PDF दे दूँगा, तो मैं प्रिंट आउट दे दूँगा, ठीक है। देखो रियो लीव्स, एक रियो प्लांट्स होता है, उस लीव्स को लिखा है अगर शुगर सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। रियो लीव्स को अगर शुगर सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, हैं श्रिंक कर जाएगा। शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो animal cells such as a cheek cell do not have a cell wall, therefore when placed a concerned cell solution they lose water and sink। ये वही वाले एग्जाम्पल हैं सारे के साथ। Without a rigid cells, animal cell can change the shape easily. This cellular flexible support the overall movement and functioning of the animal cell। बिल्कुल सेम वही है कि अगर आग मान लो क्या नाम है सेल वॉल क्यों नहीं होती है, तो इसमें आंसर यही लिखा हो, फ्लेक्सिबिलिटी का आप उसके अंदर दे सकते हो, क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए वो सेल वॉल उसके अंदर सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज, वो सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, बताई दिए कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जो शुगर होती है ना, उससे ऊपर क्या होता है, सेलुलोज होता है। देखो सबसे नीचे वाला पार्ट किसका बना होता है, ग्लूकोज, एक सिंगल यूनिट, दो ग्लूकोज बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, समझ रहे हो। और कई सारे ग्लूकोज बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। ये सेलुलोज है, लकड़ी है ना ये सेलुलोज है, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे होते हैं, सेलुलोज के अंदर भी टाइप, तो वो आगे जाके पढ़ोगे अगर बायो लोगे तो, ठीक है। इसी तरह से जितने भी रफेज वगैरह पार्ट होता है ना प्लांट के अंदर, जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो सेलुलोज का बना होता है। रफेज समझते हो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव पार्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं करता है, जो फाइबर लाइक मटेरियल होता है। भूसा सुना है तुमने, भैंस जो खाती है, चारा जो खाती है, वो क्या होता है आपका, वो रफेज होता है। घास जो होती है ना, ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन ग्रास जो होती है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, रफेज होता है। रफेज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन हेल्प करता है क्या, कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर की कंटेंट को लूज नहीं होता, स्टमक के अंदर लूज नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है वो धीरे धीरे करके क्या होता रहता है, डाइजेस्ट होता रहता है। लेकिन उससे ना कोई एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर, ना कुछ भी नहीं मिलती है रफेज से। हाँ, ये एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल्स के अंदर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उसके अंदर कि वो क्या करते हैं, वो रफीज को भी क्या करते हैं, सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 स्टमक होते हैं एनिमल्स के, ठीक है ना। पहले तो क्या करेंगे, भूसे को खाते जाएंगे, एक स्टमक के अंदर स्टोर कर लेंगे पूरा, फिर धीरे धीरे बाहर निकलेगा, कटिंग करते हैं आऊँ ठीक है, वो बाहर निकलेगा, फिर वो चबाएंगे क्या, चबाना क्या होता है, वो एक्चुअली क्या है कि वो कहीं ना कहीं पर कटिंग में क्या होता है कि जो लार्वा निकलता है वो एंजाइम्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। रूमिनेंटरी एनिमल्स जितने भी होते हैं वो इस तरह की प्रोसेस करते हैं, और ये सेलुलोज ही
मतलब सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होता है। समझ रहे हो? आपने देखा होगा ना कि जितने भी यहाँ की जो गाय होती हैं ना, वो गोबर नहीं करती, क्या करती हैं? वो पॉटी करती हैं। क्यों? क्योंकि रफीज नहीं खाती वो, और उनका हाजमा हमेशा ख़राब ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा मुझे ऐसा बता दो जो गाय को चारा खिलाता हो, गाय को घास खिलाता हो, गाय को भूसा खिलाता हो। समझ रहे हो? सब रात की रोटी दे देंगे, या क्या नाम है, जो निकलेगी वो रोटी दे देंगे, या जो पूरी बचेंगी वो दे देंगे। भाई जानवर हैं, कहाँ से खाएंगे वो? उनको रफेज चाहिए। इस वजह से ही जितने भी एनिमल्स हैं वो स्वस्थ नहीं है, वो सारे के सारे क्या नाम है, अनहेल्थी हैं ज़्यादातर। सबका पेट निकला हुआ या दबा हुआ या कुछ हो रहा है, ना चलने में, ये सब क्या है, ना कोई दूध देता है ना कुछ देता है। लेकिन ऐसा चारा उनको प्रॉपरली मिले तो ऐसा नहीं है, वो भी फंक्शनिंग में होती है। चलो खैर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल वॉल किसके अंदर हो, प्लांट के अंदर ही होती है। फंगी के अंदर भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के बाहर भी क्या होती है? सेल वॉल होती है, लेकिन वो अलग कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जैसे फंगाई के अंदर फंगस एक होता है ना, फंगाई। फंगाई सुना है कभी? मशरूम सुना है? खाइए सब्जी, एक तरह का फंगस ही होता है वो। ठीक है, उसके ऊपर भी क्या, ये पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बड़ा मज़े का चैप्टर है एक, बहुत बढ़िया वाला, डाइवर्सिटी। समझ रहे हो? उसमें सारे एनिमल्स को अलग अलग बताया गया है। जो फंगाई है वो अलग ही है, बैक्टीरिया ना अलग ही है, ना एनिमल है ना प्लांट है। इस तरह से 5 तरह के जो अलग अलग टाइप के, बोलो क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे। तो जो 5 तरह के किंगडम है वो हम इसमें पढ़ेंगे, तुम्हारा जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आएगा। पहले था कभी, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन पहली क्लास में बोर होते थे बच्चे। जब 2-3 बार हो जाता था ना, बड़ा मज़ा आता था उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके नोट्स हम अलग से देंगे आपको इस बुक से अलग देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया? उसकी चिटिन की बनी होती है एक्चुअली, जो सेल वॉल है, CHITIN। शायद इसमें लिखा हो या नहीं लिखा हो, ये नहीं पता। फंगाई लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो बे सेल वॉल दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बस इतना ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद न्यूक्लियस हमने बता दिया था आपको, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक बताया था, नहीं बताया? अच्छा, एक पार्ट और होता है इसका। जैसे पहला क्या हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, दूसरा एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस क्या है आपका? न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेल। आप समझो जैसे ये आपका पूरा सेल है, ये आपका पूरा सेल है डबल मेम्ब्रेन। ये आपका क्या है, अंदर न्यूक्लियस है। यहाँ पर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं ऐसे। तो आप एक बात समझो, यहाँ पर कुछ और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये मान के चलो ये एक पूरा शहर है, सिटी है, और वो ऐसा सिटी है, ऐसी एक यूनिट है सिटी की जहाँ पर हर चीज़ बनती है। एक नया सिटी हर बार बनाता है, अपने जैसा ही एक सिटी बनाता है। समझ रहे हो? बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसा। तो अपने जैसा बनाएगा तो ऑब्वियसली अपने जैसी यूनिट बनानी पड़ेगी। अब मान लो ये घर जो बन गया है, इस घर को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, एक चीज़ से तो बनेगा नहीं। अब जो जो मटेरियल चाहिए उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए फैक्ट्री भी चाहिए। अब ये क्या करता है, रॉ मटेरियल बाहर से जाते हैं, जैसे पानी बाहर से चला गया, ठीक है ना, और जो प्रोटीन को बनाने वाली चीज़ है वो चली गई, शुगर को बनाने वाली चीज़ें वो चली गई, वो सारा अंदर चली गई है। अब क्या करेगा, ये बीच में जो है ना ये वाला, ये होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब ये प्रोग्रामिंग करता है भाई कि एक सेल को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। प्रोटीन चाहिए,
ये मटेरियल आया है, आप इसके पास भेज दो, राइबोसोम होता है उसके पास भेज दो, तुरंत जाएगा, राइबोसोम बनेगा वहाँ से। फैट चाहिए, अच्छा उसके पास भेज दो, ये यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो बनाता है, शुगर बनाता है, मिनरल्स ये बनाएगा। मतलब हर चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग यूनिट होती है। इन सारी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहेंगे इसको? जो सेल को बिल्डअप करने में हेल्प करती है, सेल के सारे पार्ट को बनाने में हेल्प करती है। लेकिन उन सेल के ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कौन करेगा? ये न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस कमांड करेगा कौन क्या बनाएगा, ठीक है ना? किसके पास ट्रांसपोर्टिंग सेंटर, किसके पास क्या है, सब कुछ ये कमांड करके रिक्रूट करेगा कि हाँ तुम्हारा काम ये है, यहाँ पर इतने यूनिट आप ये बना दो। बंदे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, भेज दो फटाफट ग्लूकोज, और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुरंत बहुत सारी एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा? इसके अंदर होगा, एनर्जी फैक्ट्री। समझ रहे हो? एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेटिव सेंटर है, जब तक ये प्लानिंग नहीं जाएगी किसी और के पास में, तब तक ये सारी फैक्ट्री स्टेबलिश हो ही नहीं सकती। तो आप ये समझो, अगर नया सेल बनना है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट है जो अंदर न्यूक्लियस वाला पार्ट, वो बनेगा। इसकी कॉपी बनाने में हेल्प, ये कॉपी बनना जरूरी है पहले, ये कॉपी बनेगी, इसके बाद अगले सेल के अंदर जाएगा वो, फिर वो सेल धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स को बनाएगा। तो अब इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो पूरा सेल को बनाने में हेल्प करता है? इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कैरेक्टर होता है, क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अपने माँ बाप से हमें क्या मिला है? एक ही चीज़ तो मिली है। क्या मिला है हमें? कुछ नहीं मिला, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिलती है उसे। क्या? उसके डीएनए, क्रोमोसोम मिलते हैं हमें उनसे, ठीक है? ये नहीं चेंज हो सकते। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर का, जो हमें पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो इसी के थ्रू आता है, ठीक है? तो इट ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। न्यूक्लियस contain genetic material, nucleus contain genetic material which help to transfer the characters from one generation to the next generation। समझ रहे? इसके अंदर ही होता है वो सारी चीज़, ठीक है? ये आपका न्यूक्लियस था। अब ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर ये फैक्ट्री हो, क्योंकि आप एक बात देखो कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। अब यूनिसेल्युलर को तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बहुत सारे सेल, वो तो खुद ही अपने आप में एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हमारी बॉडी को बहुत सारे सेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हर सेल के अंदर एक कंट्रोलिंग यूनिट होना ज़रूरी है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस तो होता है लेकिन डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं, डीएनए बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ के अंदर डीएनए का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा, सिंगल डीएनए होगा उसके अंदर, या आरएनए होगा उसके अंदर। कोई जो मैंने बताया ना, जो फैक्ट्री वगैरह ये कुछ नहीं होगा। ये उस सिंगल डीएनए से क्या करेगा? पूरे काम चलाएगा, एक ही डीएनए से, एक ही क्रोमोसोम से, जेनेटिक मटेरियल से। तो उस तरह के न्यूक्लियस को एक नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। और जो डिफाइंड वाला होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियस।
अब ये तो पता है सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये किसके अंदर होता है? ये अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये किसके अंदर आएगा? बैक्टीरिया सेल है, वायरस सेल है, कोरोना वाला सेल दुनिया को मार गया, समझ रहे हो? ये अनन्यूक्लियोइड था उसके अंदर, उसमें सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए, समझ रहे हो? तो उस तरह के सेल को एक और नाम देते हैं, जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं यूकार्योटिक। यूकार्योटिक सेल। तो दूसरा, पहला, ये दूसरा प्रोकार्योटिक सेल। आपको पता है हमारी अर्थ पर जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ था वो यूकार्योटिक नहीं हुआ था। प्रो का मतलब वेरी वेरी एंशियंट, सबसे पहले यही आया था, अनडिफाइंड न्यूक्लियस वाला। हाँ, नहीं, रॉबर्ट हुक ने तो डिफाइंड वाला देखा था। अर्थ जब ओरिजिनेट हुई थी, मैंने शायद एक बताया था तुम्हें, हॉट स्प्रिंग के अंदर जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर यही वाला न्यूक्लियस था, यही वाला सेल था प्रोकार्योटिक, समझ रहे हो? लेकिन आज भी है प्रोकार्योटिक, ज़्यादा खतरनाक है बल्कि, वायरस, बैक्टीरिया, सारा कुछ। तो अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, तो प्रोकार्योटिक अनडिफाइंड सेल कंटेन अनडिफाइंड सेल, यूकार्योटिक कंटेन डिफाइंड सेल, डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियस और इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है? प्रोकार्योटिक सेल स्मॉल होता है, छोटा होता है, और यूकार्योटिक सेल फेयरली लार्ज होता है। प्रोकार्योटिक सेल में सिंगल जेनेटिक मटेरियल होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और यूकार्योटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना? यूकार्योटिक सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, सॉरी, प्रोकार्योटिक में कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे ये बताइए ना, फैक्ट्री वगैरह जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो किसी सेल को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोकार्योटिक में नहीं होता, यूकार्योटिक में होता है। प्रोकार्योटिक जो सेल होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, और इसमें यूकार्योटिक में डबल मेम्ब्रेन होती है, समझ रहे? ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल, ठीक है? तुम्हारी बुक के अंदर भी शायद यहाँ लिखे हैं ये वाले, इसमें पेज नंबर 15 पर। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब तो वेरी पुराना, किस में प्रेजेंट होता है वो? प्रो में या यू में? प्रो में, ठीक है? तो पहली प्रॉपर्टी है प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रो में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, डायमीटर ऑफ द टिपिकल सेल स्मॉलर होता है, 1 से 10 नैनोमीटर माइक्रोमीटर, और 10 to 100 यूकार्योटिक। ये भी साइज मैंने इसमें दे रखा है, इसके अंदर सारा डिफरेंस दे रखा है इसमें, तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है, अगर लिया होगा ना तो उसमें भी सेम डिफरेंस इसमें भी है, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक में। और अगला, नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म बता ही दिया। यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होता है, कौन सा? प्रोकार्योटिक में। प्रोकार्योटिक यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना ये। प्रोकार्योटिक यूजुअली यूनिसेलुलर होता है, और यूकार्योटिक यूजुअली मल्टीसेलुलर में, ठीक है? ये दोनों में ही हो सकता है, हालांकि मल्टी में भी हो सकता है और यूनि में भी हो सकता है, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बताया था ना, ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकार्योटिक में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है? एक और था इसके अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वो तो बता ही दिया। न्यूक्लियस मतलब जो मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो प्रोकार्योटिक में नहीं होती, न्यूक्लियस के चारों तरफ, यूकार्योटिक में होती है, ठीक है? एक और था, उसमें सिंगल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है प्रोकार्योटिक में, लेकिन यूकार्योटिक में क्या होगा? 1 से
ज़्यादा होगा। ठीक है। वाई डू यूकारियोटिक नीड्स डीज ऑर्गेनेल्स? क्यों जरूरत पड़ती है यूकारियोटिक? फैक्ट्री वगैरह हमने बताई है ना, क्यों जरूरत पड़ती है इसके अंदर? देखो प्रोकारियोटिक में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो उस प्रोकारियोटिक के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है, फूड को लेने की हो गई, फूड को डाइजेस्ट करने की हो गई, या जितनी भी और कोई प्रोसेस होंगी, ये जो कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। और जब सेल से दूसरा सेल बनने वाला होगा तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा? क्रोमोसोम। ठीक है। तो क्रोमेटिन, 3-4 याद रखनी है, 3 चीज़ें इसमें से, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और ये क्रोमेटिड मटेरियल। ठीक है। यही मटेरियल पूरे सेल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यही मटेरियल कोडेड होता है, इसी के अंदर सारी की सारी कोडिंग होनी है। मतलब हम कहते हैं ना कि ये जो सेल है ये कौन से जानवर का होगा, वो जो कोडिंग है वो किस में लिखी होती है? इसी में लिखी होती है। समझ रहे? अगर इसको अगर मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो इस तरह से ऐसे, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर ये जुड़े होते हैं ऐसे, ये सारे जुड़े होते हैं। ये सब सारा का सारा मटेरियल ना ये क्रोमोसोम का होता है, स्पाइरल टाइप का। तो यहाँ पर ना कोडिंग होती है, जैसे यहाँ पर कोडिंग होगी, यहाँ पर कोडिंग होगी, किस किस का बना होगा, कैसे नहीं बना होगा, सारी प्रोटीन जुड़ी होती है ये सारे के सारे। तो जैसे डीएनए हो गया, इसमें 5 प्रोटीन होती हैं, आरएनए में 1 प्रोटीन का डिफरेंस होता है, वही प्रोटीन क्या होती रहती हैं, आगे पीछे होती रहती हैं। अब पता है जैसे हमारे बाल हैं, बालों के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए, तो उसके अंदर ये कोडिंग होगी कि भाई इस तरह की प्रोटीन चाहिए, आप ऐसी प्रोटीन बनाओ, उसको वहाँ लगा दो। तो हर चीज़ को बॉडी के अंदर बनाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? ये डीएनए। आपने अलग अलग कलर के देखे ना, फ्लावर्स देखे, क्या ये पहले फ्लावर्स थे? नहीं थे, जेनेटिकली मॉडिफाई फ्लावर है ये। अगर हमें ये पता चल जा रहा है, जैसे जैसे हम इसको स्ट्रक्चर को और स्टडी करते आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है ना इसका, ये इस कलर को कंट्रोल करता है, और उस पार्ट को चेंज करके डाल दो दूसरा, वही आ जाएगा। साइंस अभी कितनी दूर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक उस पॉइंट पर नहीं पहुंची है कि हम डीएनए की सारी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर करके हम ये देख लें कि भाई ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है। समझ रहे? तो हम वही वाला इंक्रीज कर देंगे हर किसी के क्रोमोसोम में। अब जिस दिन एआई से एक और आगे क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है आने वाले टाइम में, वो देखना बहुत कमाल करेगा। वो ब्रेन को रीड करेगा, वो ब्रेन के सेल को जोड़ेगा, फिर बताएगा कि आपको ये वाला सेल, ये वाला जो पर्टिकुलर डीएनए के अंदर इतना छोटा सा जो सेक्शन है, यही पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, यही इंटेलिजेंसी बढ़ा रहा है। देखो फिर क्या होता है फिर तो। समझ रहे हो? क्योंकि हम ब्रेन को तो ब्रेन